नमस्कार, मैं हूं सौरभ। मुंबई में कल शाम 4:30 बजे एक मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग होगी महाराष्ट्र की राज्यपाल और कंगना रनौत के बीच। ठाकरे सरकार और कंगना का झगड़ा अब बुलडोजर से बहुत आगे बढ़ गया है। मुंबई पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी बता रहे हैं कि कंगना को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। कंगना के पुराने कॉल रिकॉर्ड्स और वीडियोस खंगाले जा रहे हैं। अभी तक कितने सबूत मिले हैं, क्या क्या बातें पता चली हैं, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कंगना रनौत के पास अब सिर्फ 48 घंटों का वक्त बचा है। क्या 48 घंटों के बाद जेल जाएंगी कंगना? क्या उद्धव ठाकरे कंगना को सलाखों के पीछे भेजकर ही दम लेंगे? क्या सोमवार को कुछ बड़ा होने वाला है? अचानक ऐसा क्या हुआ है कि कंगना को शनिवार सुबह सुबह सोमनाथ मंदिर की तस्वीर पोस्ट करनी पड़ी? कंगना को यह क्यों लिखना पड़ा कि सोमनाथ को कितने दरिंदों ने कितनी बार बेरहमी से उजाड़ा, मगर इतिहास गवाह है कि क्रूरता और अन्याय कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिर में जीत भक्ति की होती है। भक्ति और शक्ति के बीच कंगना को किस चीज का डर सता रहा है? क्या कंगना का डर इन तस्वीरों में छिपा है? क्या कंगना को यह लग रहा है कि ड्रग्स मामले की आज किसी भी वक्त उन तक पहुंच सकती है? इंजेक्शन लगाती कंगना की इन तस्वीरों का सच क्या है? 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। क्या कंगना वाकई में एक ड्रग एडिक्ट थी? क्या कंगना का यह कबूलनामा उनके लिए मुसीबत बन सकता है? इस वक्त मुंबई पुलिस कंगना की पूरी वीडियो लाइब्रेरी खंगाल रही है। पुलिस की नजर कंगना के हर वीडियो पर है। मुंबई पुलिस ढूंढ रही है कि कंगना ने ये बात कब की थी। क्या कंगना की खांसी और उल्टियों का कनेक्शन ड्रग्स से था? और क्या ड्रग्स ना मिलने की वजह से कंगना बेचैन हो जाया करती थी? क्या कंगना ड्रग्स के लिए तड़पने लगती थी? मुंबई पुलिस सब जानना चाहती है। इसके लिए क्या क्या किया जाएगा, अब ये देखिए। मुंबई पुलिस कंगना और ड्रग्स की पूरी डिटेल निकालने की कोशिश करेगी। कितने अखबार में छपा कि कंगना ड्रग्स लेती थी, सबकी पड़ताल होगी। किस टैबलॉइड में कंगना पर क्या छपा, सबका इन्वेस्टिगेशन होगा। सोशल मीडिया पर किस किस ने क्या लिखा, सबकी जांच होगी। कंगना के सारे ऑडियो वीडियो खंगाले जाएंगे, कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाएंगे, SMS निकाले जाएंगे। कंगना के खिलाफ जिन जिन लोगों ने जो बोला, मुंबई पुलिस सबको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। कंगना के खिलाफ दिए गए हर इंटरव्यू को जांच में शामिल करेगी मुंबई पुलिस। साधारण भाषा में कहें तो पहले कंगना के वीडियोस लीक होंगे और फिर सूत्रों के हिसाब से खबरें चलेंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में कंगना और ड्रग्स का रिश्ता बहुत गहरा है? 20 अगस्त 2020 को कंगना ने खुद ट्वीट करके ड्रग्स माफिया का भांडा फोड़ने का दावा किया था। पिछले महीने कंगना ने लिखा था, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में घुस जाए तो कई सारे एलिस्टर्स जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अगर सबके ब्लड टेस्ट कराए जाए तो कई सनसनीखेज खुलासे होंगे। उम्मीद है पीएमओ इंडिया स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड कहे जाने वाले गटर की सफाई करेगा। सवाल ये है कि जो कंगना खुद सार्वजनिक मंच से बॉलीवुड के ड्रग्स सिंडिकेट की जांच की मांग करे, जो खुद ये कहे कि मेरा ड्रग टेस्ट कराना चाहिए,
कंगना किसकी गुलाम है या थी, इसकी भी डिटेल्स देंगे, क्योंकि इस ड्रग्स वाली फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स हैं। इस वक्त बहुत सारे लोग कंगना की फिल्मों की तस्वीरें दिखा कर कंगना को घेर रहे हैं। कंगना को ड्रग एडिक्ट बताते हुए उन पर नशा करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा करते हुए सोशल मीडिया पर बाकायदा मुंबई पुलिस को टैग किया जा रहा है। मसलन इस हेडलाइन को देखिए, जिसमें लिखा है कंगना का ड्रग एडिक्ट वाला वीडियो वायरल। सोशल मीडिया यूजर्स ने मुंबई पुलिस को टैग किया। लेकिन मुंबई पुलिस अगर सोशल मीडिया के शार्प शूटर्स के वीडियो और ट्वीट्स की जांच करेगी तो उसे कंगना का ड्रग कनेक्शन ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंगना का ड्रग्स लेते हुए ऐसा कोई वीडियो है ही नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि कंगना ने अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों में और बाद में भी कई ऐसी फिल्में की जिसमें उन्हें ड्रग एडिक्ट और शराब पीने वाली लड़की का किरदार निभाया। मुंबई पुलिस कंगना के जिस ड्रग एंगल की जांच कर रही है उसकी जड़ में कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड अज्ञान सुमन का 4 साल पुराना इंटरव्यू है, जब उन्होंने दावा किया था कि कंगना ने उन्हें जबरदस्ती कोकीन लेने के लिए कहा था। पिछले कुछ घंटों से ये हेडलाइन भारत सहित पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है और मुंबई पुलिस इसी बयान के आधार पर कंगना को ड्रग्स मामले में फंसाने की फिराक में है। आप कोई करते हैं कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड का वो बयान सुनाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस के उन्हीं हिस्सों को सुना जाएगा जिन्हें सिर्फ कंगना को फंसाने के लिए काट छाट कर वायरल किया गया। मसलन कंगना का 29 मार्च 2020 वाला ये वीडियो देखिए। इन दिनों इसका सिर्फ एक हिस्सा वायरल है और वो है ये, जिसमें वो खुद को ड्रग एडिक्ट बता रही थी। 1.5 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। 1.5 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। इस वीडियो में कहीं भी ये नहीं कह रही थी कि वो अभी भी ड्रग्स का सेवन करती है। वो इस वीडियो में अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव की बात कर रही थी और बता रही थी कि कैसे उन्होंने हर मुश्किल हालात से खुद को बाहर निकाला। लेकिन कंगना का वो हिस्सा वायरल नहीं हुआ। आप भी सुनिए उन्होंने इसमें क्या कहा था। दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे लगता था कि जैसे मैं हाथ रख के तारे तोड़ लेंगे। मेरी माँ कहती है कि एक बार तुम मैं बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तो ऐसा लगा जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही है। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में। उसके बाद बोली कि मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे शख्स आए मेरे को, जो उस टाइम में क्लास बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड था, तो नर्वसनेस में बहुत स्मोक करती थी। तो मैं छोटी सी थी तो मुझे आके सिगरेट दी जाती थी और मुझे सब कहते थे कि जरा बच के रहना, तुम्हें आदत ना लग जाए। मैं सोचती इसकी इतनी गंदी चीज़ की कैसे किसी को आदत लग सकती है। मतलब खांसी आती है, उल्टी है, चक्कर सा आने लगता है। सो हाउ कैन दिस हैपन। पर जैसे 6-7 महीने शूट करते रहे उसके बाद मुझे नहीं लगा मुझे कोई आदत लगी। मगर उसके बाद जैसे दोस्त कोई आ गए, 2 दिन सिगरेट पी रहे थे, एक सिगरेट ले लेना, फिर धीरे धीरे मैं पैकेट रखना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे 10 से 12 सिगरेट्स। और फिर मैंने देखा जैसे कभी पेरेंट्स के साथ में तो मैं उनके सामने तो कभी नहीं पी, मगर एकदम से बौखला जाना आया, एकदम से पीना ही है तो कुछ ना कुछ ऐसा प्लॉटिंग प्लानिंग करके खिड़कियों से कूद के कुछ भी ऐसा जैसे किसी चीज़ का गुलाम बना दिया। और मुझे एक
पुलिस की एक बड़ी टीम ऐसी है जो कंगना के खिलाफ वीडियोस ढूंढ रही है ताकि वीडियोस को आधार बनाकर पुलिस पूछताछ कर सके। लेकिन ये बात कंगना से बदला लेने की है। ऐसे में उद्धव ठाकरे किसी भी हद तक जा सकते हैं। खैर, बॉलीवुड में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। 25 में से 3 नाम खुलकर सामने आ चुके हैं। वो नाम जो ड्रग्स के सिलसिले में लिए जा रहे हैं, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह। ये सिर्फ ट्रेलर है। एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में 2 और बड़ी हीरोइन है। एक का नाम तो रिया ने बता भी दिया है और अगले हफ्ते इन्हें भी समन भेजा जा सकता है। वैसे अगले 7 दिनों में सारा और रकुल प्रीत सिंह को एनसीबी के दफ्तर में बुलाया जाएगा और जो 2 और हीरोइंस हैं उनके खिलाफ सबूत जुटाए जाएंगे। सबसे पहले आपको हम अपने 4 रिपोर्टर्स की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि ड्रग केस के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। क्या सारा अली खान ड्रग्स लेती है? रिया ने सारा का सच बताया या उन्हें फंसाया? आरोपी नंबर 1 ने सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो बेहद चौंकाने वाली है, बेहद एक्सप्लोसिव है। और ये सारी बातें इसलिए सामने आई क्योंकि अब सुशांत केस में बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली की फाइल खुल गई है। इस ड्रग्स फाइल के एक पन्ने की डिटेल इंडिया टीवी के पास है। इनमें बॉलीवुड के उन स्टार्स का नाम है जिनके बारे में सुनेंगे तो शॉक रह जाएंगे। एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड के 2 बहुत बड़े नामों का खुलासा किया है। सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह। सारा अली खान सैफ अली खान की बेटी, सुशांत सिंह राजपूत की को स्टार और की एक्स गर्लफ्रेंड, और दूसरा नाम है रकुल प्रीत सिंह, साउथ फिल्मों की सुपरहिट हीरोइन, बॉलीवुड में एक मशहूर नाम। इन दोनों का सुशांत ड्रग मामले में क्या कनेक्शन था? ये दोनों रिया के साथ कैसे जुड़े? इस ट्रायंगल का ड्रग सिंडिकेट से क्या कनेक्शन है? इसे समझने के लिए आपको एक तस्वीर, वीडियो का एक फ्रेम बेहद गौर से देखना होगा। सबसे पहले सारा अली खान की ड्रग्स फाइल को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। साल 2016, जब केदारनाथ फिल्म केदारनाथ की शूटिंग, वो वक्त था जब सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की फिल्म केदारनाथ की शूटिंग शुरू हुई। केदारनाथ की वैली में जाकर लाइट, कैमरा और एक्शन का सीक्वेंस फॉलो हो रहा था। कैमरे के सामने जो स्टोरी दिखी उसी तरह की कहानी पर्दे के पीछे भी शुरू हो गई। इसी फिल्म के सेट पर सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत की दोस्ती शुरू हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती एक रिश्ते में बदल गई। सुशांत और सारा अली खान रिलेशनशिप में आ गए। रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के सामने जो बयान दिया है उसमें बताया है कि साल 2016 में जब केदारनाथ पिक्चर की शूटिंग हो रही थी उस दौरान सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत करीब आ गए थे। इसके साथ ही उन्होंने ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया था और 2018 दिसंबर से जनवरी 2019 के बीच लूनावाला में जो फार्म हाउस है सुशांत सिंह राजपूत का, वहां पर सारा अली खान जाया करती थी। कुछ बॉलीवुड के और भी लोग आया करते थे और वहां पर भी सुशांत और सारा अली खान ड्रग्स लिया करते थे। यानी कि सारा अली खान का आज जो नाम लिया है उससे बिल्कुल तय है कि सारा अली खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। केदारनाथ की शूटिंग के दौरान जैसे जैसे सारा और सुशांत का रिलेशनशिप बढ़ता गया, उसी वक्त में इस पूरे सीक्वेंस में ड्रग्स की एंट्री हो गई। क्योंकि रिया और सारा पहले से ही एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड थे, बीएफएफ थे, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर थे। दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर अपने दिल की बात शेयर भी करते थे, जिम में टाइम स्पेंड करते थे, जबरदस्त वर्कआउट करते थे। इसीलिए रिया की बातों में, उसके खुलासे में काफी वजन है। रिया ने एनसीबी को बताया कि सुशांत को ड्रग्स का एडिक्शन साल 2016 से शुरू हुआ। ये वही वक्त था जब केदारनाथ की शूटिंग शुरू हुई थी। रिया का कहना है कि इसी दौरान सारा भी ड्रग्स कंज्यूम करने लगी। यहीं पर सुशांत और सारा वेनेजुएला हैश लेने लगे। रिया ने एनसीबी को बताया कि तीनों साथ साथ ड्रग्स
जो कुछ बताया उससे एनसीबी को ड्रग्स की ट्रेल मिलनी शुरू हो चुकी है। एनसीबी अब सारा अली खान को पूछताछ के लिए समन करने वाली है और इस कड़ी में थाईलैंड वाली वो ट्रिप भी है जो दिसंबर 2018 में सुशांत की तरफ से प्लान की गई थी। सुशांत सिंह राजपूत के साथ इस ट्रिप पर उनके कुछ दोस्त भी गए थे और साथ में सारा अली खान भी मौजूद थी। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए सुशांत ने सारा के लिए ये ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी। जिस चार्टर्ड फ्लाइट को बुक किया गया था उसकी बुकिंग के लिए सारा ने अपना नाम सारा सुल्तान लिखवाया था। पता चला है कि थाईलैंड में सारा और सुशांत 3 दिन तक साथ रहे और इस दौरान सुशांत ने करीब 50 लाख रुपए भी खर्च कर दिए। सारा अली खान की जिंदगी में सुशांत सिंह राजपूत इसलिए भी बेहद खास थे क्योंकि सारा ने बॉलीवुड में कदम सुशांत सिंह राजपूत के साथ रखा था। उनकी पहली फिल्म केदारनाथ साल 2018 में रिलीज हुई और काफी ज्यादा कामयाब रही, जिसके बाद फिल्म की कामयाबी का जश्न मनाने ये दोनों अपने 5 और दोस्तों के साथ साल 2018 दिसंबर में थाईलैंड के ट्रिप पर गए और यहाँ पर ये 3 दिन तक रहे। इस ट्रिप में सुशांत के बॉय साबिर, बॉडीगार्ड मुस्ताक, सिद्धार्थ गुप्ता, अफान, मुशर्रफ त्रिवेदी और सारा अली खान भी मौजूद थी। साथ ही यहाँ पर सुशांत और सारा एक रूम भी शेयर करते थे और दोनों एक कपल की तरह रहते थे। दिसंबर 2018 में केदारनाथ रिलीज हो चुकी थी। सुशांत और सारा एक दूसरे के काफी करीब थे। जब केदारनाथ बॉक्स ऑफिस पर कमजोर साबित हुई तो सारा और सुशांत के बीच भी दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। मुताबिक जिस वक्त सारा और सुशांत दोनों रिलेशनशिप में थे तब रिया दोनों की अच्छी दोस्त थी, लेकिन फरवरी 2019 तक आते आते चीजें बदलने लगी। रिया ने एनसीबी के सामने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। रिया ने बताया कि 14 फरवरी 2019 को सुशांत ने सारा के लिए वैलेंटाइन पार्टी रखी थी। ये पार्टी सुशांत के लोनावला वाले फार्म हाउस में अरेंज की गई थी। रिया ने बताया कि फार्म हाउस के बाद एक टापू पर दोनों बर्ड्स और जॉइंट स्मोक करते थे। 14 फरवरी 2019 यानी वैलेंटाइंस डे पर सुशांत सिंह राजपूत ने सारा अली खान के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। एक मोटर बोट अरेंज करके सुशांत सारा को लेकर पावना लेक के आइलैंड पर गए, जहां पर रोमांटिक डिनर डेट का इंतजाम किया गया था। लेकिन इसके कुछ दिन के बाद 3 मार्च को सुशांत और सारा का ब्रेकअप हो गया और उसके बाद सुशांत की जिंदगी में एंट्री हुई रिया चक्रवर्ती की। अचंभे की बात यह है कि रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान पहले से ही काफी करीबी दोस्त रहे हैं और एनसीबी की जांच में रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान का नाम दिया कि सारा अली खान उनके साथ ड्रग्स लिया करती थी। ये बात भी एनसीबी की जांच में सामने आई कि सुशांत के लोनावला वाले फार्म हाउस पर ड्रग्स पार्टीज हुआ करती थी। तो अब सवाल ये है कि क्या सुशांत को रिया चक्रवर्ती से मिलने से पहले ही ड्रग्स की लत थी और क्या सुशांत और सारा लोनावला में ड्रग्स पार्टीज किया करते थे? एनसीबी का शक धीरे-धीरे इसलिए पुख्ता होता जा रहा है क्योंकि आज ही एनसीबी ने एक और ड्रग रैकेट करणजीत और केजे को अरेस्ट किया। आरोप है कि यही केजे सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा को ड्रग सप्लाई करता था। हालांकि सबसे अलग रिया ने एनसीबी को एक और बात बताई। रिया के मुताबिक इसी वैलेंटाइन पार्टी के बाद सुशांत और सारा के बीच दूरियां बढ़ गई और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन जैसे ही सारा सुशांत से जुदा हुई, रिया ने उनकी जिंदगी में जगह बनाई। पूरे खुलासे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारा, रकुल और रिया तीनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। तीनों एक साथ जिम में खूब टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन रिया का तो ये कहना है कि बॉलीवुड में ड्रग्स के डार्क वेब में रकुल प्रीत भी इन्वॉल्व है। रकुल प्रीत और रिया दोस्त थे, अभी भी है। दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री है, जो वक्त वक्त पर दिखाई भी दी। रकुल ने सबसे पहले साउथ फिल्मों में नाम और शोहरत हासिल की और उसके बाद 11 से बॉलीवुड में उनकी एंट्री हो गई। इसके बाद वो दे दे प्यार दे जैसी फिल्म में भी दिख चुकी है। रिया ने एनसीबी को बताया कि वो और रकुल एक साथ ड्रग्स कंज्यूम करते थे, लेकिन इस पूरे एपिसोड में सुशांत नहीं थे। सारा अली खान के अलावा रकुलप्रीत सिंह का भी नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया है और बताया है कि 2 साल से रकुलप्रीत सिंह और रिया चक्रवर्ती काफी अच्छी दोस्त थी और ये दोनों साथ में ड्रग्स खरीदा करती थी। यानी कि रकुलप्रीत सिंह से भी अब एनसीबी जो है नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट मुंबई में पूछताछ करेगी और आने वाले वक्त में रकुलप्रीत सिंह को भी एनसीबी नोटिस थमाएगी क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने साफ जो बयान दिया है उसमें बात लिखी है कि वो रकुलप्रीत सिंह के साथ ड्रग्स ले चुकी है। वैसे तो रिया ने एनसीबी के सामने बॉलीवुड के 25 बड़े नामों का खुलासा किया, लेकिन फिलहाल जो ड्रग ट्रेल बनता दिख रहा है उसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सारा और रकुल
सबूत मिलते दिखाई दे रहे हैं। सारा के साथ रकुल को भी जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। एनसीबी के सामने रिया ने फैशन डिजाइनर सीमोन खपाटा का भी नाम लिया है। रकुल प्रीत सिंह और सीमोन करीब 2 साल से रिया की दोस्त है। ये दोनों रिया के साथ ड्रग्स लेती थी। बताया ये भी जा रहा है कि रकुल और सीमोन सिर्फ रिया के साथ ड्रग्स लेती थी। एनसीबी को एक और चौंकाने वाली बात पता चली। बॉलीवुड की गलियों में जो ड्रग्स की मंडी सजती थी, उसमें स्टार्स को ड्रग्स सप्लाई करने के लिए कई पैडलर्स एक्टिव हैं। एनसीबी की रिवर्स इन्वेस्टिगेशन का यही फायदा है कि पहले ड्रग्स पैडलर्स को पकड़ो और फिर इनके जरिए पूरे ड्रग्स सिंडिकेट को एक्सपोज करो। यही रिवर्स इन्वेस्टिगेशन रिया ड्रग केस में भी हुई, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए और अब कई और बड़े-बड़े नाम ड्रग्स के मामलों में सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं। थोड़ी देर पहले एलएसी पर तैनात कम करने के लिए भारत और चीन के कमांडर्स की मीटिंग हुई। तकरीबन 4 घंटे तक कमांडर लेवल की मीटिंग चली, लेकिन एक बार फिर से मुलाकात नहीं रखी जा रही। एलएसी विवाद अब उस मुकाम तक जा चुका है जहां पर बातचीत से हल निकलना मुश्किल लग रहा है। इसका एहसास भारतीय सेना को अच्छी तरह है। इसलिए भारत ने एलएसी पर सबसे खतरनाक हथियार तैनात कर दिए, जिनको मिलकर चीन के कोर्ट इंडिया मिसाइल 5 मिसाइल के लिए तैयार 15,000 फीट पर करते हैं। एलएसी पर तैनात सुपर स्नाइपर। इस वक्त मैं जिस ऊंचाई पर हूं, यहां से आप देखिए कि मैं कई किलोमीटर तक इस पूरे इलाके में नजर रख सकता हूं। यहां से कम 15 से 20 या उससे भी ज्यादा किलोमीटर तक मैं निगरानी कर सकता हूं अगर मैं इस ऊंचाई पर मौजूद हूं। अगर इस इलाके में दुश्मन कोई भी हरकत करता है तो उस पर पैनी नजर रखी जा सकती है। अगर उसे हमें रोकना हो या फिर उस पर निशाना लगाना हो या फिर हमें उसके प्लान को ध्वस्त करना हो, अगर आप ऊंचाई पर है, उस पर आप नजर बनाए हुए हैं तो आप आसानी से ये कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त कुछ इसी तरह के हालात हैं पैंगोंग इलाके में, जहां पर भारतीय सेना फिंगर 4 में इसी तरह की ऊंचाई पर मौजूद है और चीनी सेना इसी तरह से नीचे यहाँ पर तैनात है। और उसी तरह से ठीक ब्लैक टॉप का जो इलाका है, ब्लैक टॉप हिल है, जो पैंगोंग का साउथ बैंक यानी कि दक्षिणी छोर है, वहां पर भी जो भारतीय सेना है इसी तरह से ऊंचाई पर मौजूद है और चीन की हरकतों पर उन्होंने नजर रखी है। और चीन बखूबी जानता है कि इतनी ऊंचाई से अगर भारतीय सेना पत्थर, ये जो पत्थर देख रहे हैं, पत्थर को भी अगर नीचे चीनी सैनिकों को टारगेट करके फेंकते हैं तो उन्हें वो गोली जैसी लगेगी, बंदूक की भी जरूरत नहीं है और वो वहीं पर ही ढेर हो जाएंगे। और यही वजह की चीन चाहता है कि किसी तरह से इन ऊंचाइयों से भारत नीचे हट जाए। एलएसी पर इंडियन आर्मी ने मैन टू मैन मार्किंग की युद्ध नीति अपनाई है। मैन टू मैन यानी दुश्मन की हर चाल का एक खास काउंटर प्लान। आपको ये बताया क्या होगा कि ब्लैक टॉप पर इंडियन आर्मी ने अपनी पोस्ट बना ली है। ये भी बताया क्या होगा कि इस पोस्ट पर कब्जा करने की चीन ने कोशिश की और उसको भारत के वीरों ने खदेड़ दिया। जो आपको नहीं बताया गया वो आज हम आपको बताएंगे। आर्मी कोई भी मिशन, कोई भी ऑपरेशन एकदम से नहीं करती है, बल्कि इसकी प्लानिंग पहले से ही कर दी जाती है। ऑर्डर मिलने पर मिशन शुरू होता है। ये तस्वीरें जुलाई की हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख पहुंचे थे। पीएम मोदी बैठे हैं और उनके सामने 14th कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह एलएसी की करंट कंडीशन की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। साथ में सीडीएस बिपिन रावत, आर्मी चीफ मनोज नरवणे और पीछे की तरफ नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी बैठे हैं। अगर चीन पीछे नहीं हटा तो इंडियन आर्मी क्या काउंटर स्ट्रेटेजी अपना सकती है? प्रधानमंत्री के सामने बाकायदा इसकी ब्रीफिंग। ब्लैक टॉप और फिंगर 4 पर इसी स्ट्रेटेजी को अपनाया गया। एलएसी पर जो एक्टिविटी हो रही है उस पर दिल्ली की पूरी नजर बनी हुई है। अब आपको बताते हैं मैन टू मैन मार्किंग के लिए इंडियन आर्मी ने किन किन खास हथियारों को एलएसी पर तैनात किया है, जिनकी वजह से चाइनीज आर्मी एक कदम भी आगे बढ़ाने से डर रही है। एलएसी पर इंडियन आर्मी ने एकला मिसाइल तैनात कर दी है। इन मिसाइलों को कंधों पर रखकर ऑपरेट किया जाता है, जिनको मैन पैड्स मिसाइल सिस्टम कहते हैं। मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। सैनिक कंधे पर रखकर आसमान पर आते किसी भी प्लेन, हेलीकॉप्टर को आराम से निशाना बना सकते हैं। ये मिसाइल एलएसी पर चाइनीज हेलीकॉप्टर प्लेन का इंतजार कर रही
अंजाम होगा, उसकी एक झलक देखिए। एलएसी पर इंडियन आर्मी ने स्पाइक मिसाइल तैनात कर दी है। स्पाइक मिसाइल के लिए सेना में मशहूर कहावत है, दागो और भूल जाओ, क्योंकि स्पाइक अपना निशाना खुद ढूंढ कर वार करती है। बस एक बार लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स फीड हो गए तो चाहे टैंक जंगल में छिपा हो या फिर मिसाइल से बचने के लिए भाग रहा हो, स्पाइक अपने टारगेट को तबाह करके ही मारती है। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका काम टैंकों को तबाह करना होता है। इसके अलावा बंकर्स भी इसके निशाने पर होते हैं। जंग से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक इस मिसाइल का अहम रोल है। अब दुनिया भर में 5000 स्पाइक मिसाइल दागी गई हैं, जिनमें से 95% सटीक निशाने पर लगी है। स्पाइक मिसाइल का इस्तेमाल 1982 लेबनान वॉर, इराक युद्ध, 2006 लेबनान वॉर, 2001 से अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ जंग में हुआ। स्पाइक मिसाइल दुनिया की टॉप एंटी टैंक मिसाइलों में से एक है। एलएसी पर जारी टेंशन को लेकर पूरे देश में तनाव है। लोग टेंशन में है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने देखा कि लोगों के अंदर और साथ ही साथ हमारी फौज के अंदर जबरदस्त आत्मविश्वास है। फिर इसकी वजह जानने की कोशिश की तो पता लगा कि इसकी वजह है भारतीय सेना के पास मौजूद वॉर विनिंग वेपन्स, यानी कि लड़ाई को जीतने वाले ऐसे हथियार जिसके जरिए वो चीन की सेना को धूल चटा सकते हैं। इसमें सबसे खास है M777 अल्ट्रा लाइट होइट्जर 2, जिसके जरिए भारतीय सेना ऊंची से ऊंची पहाड़ियों पर अपने तोपों को तैनात करके चीन के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा कंधे से दागे जाने वाले इग्ला मिसाइल और इसके अलावा चीनी टैंक्स को मार देने वाले, तबाह करने वाले स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल। और इन हथियारों के जरिए जब चाहे भारतीय सेना चीन को धूल चटा भी सकते हैं, उन्हें हरा भी सकते हैं। बस एक ऑर्डर का इंतजार है, जिसके बाद चाहे तो भारतीय सेना एलएसी का पूरा नक्शा ही बदल दे। ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप जैसे पॉइंट्स पर चीन कब्जा करना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि 1962 वाले इंडियन आर्मी नहीं है, जिनके पास 303 राइफल थी, बल्कि इस बार हर चोटी पर भारत के सेना के स्नाइपर्स तैनात हैं, जो किलोमीटर दूर से पिन पॉइंट पर निशाना लगा सकते हैं। ये राइफल ऐसी है जो बख्तरबंद गाड़ियों को भेज सकती है। इन राइफल की झलक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे पर दिखी थी। उनके बाईं तरफ एक जवान स्पेशल ड्रेस में अपने आप को कवर किया हुआ था और उसके हाथ में एक बड़ी सी राइफल है। ये स्नाइपर है और इसके हाथ में TRG-42 राइफल है। ये फोटो बताती है कि पैंगोंग त्सो इलाके में इंडियन आर्मी ने स्नाइपर्स को भी तैनात किया है, जो कई किलोमीटर दूर से ही चाइनीज सैनिकों को ढेर कर सकते हैं। अब स्नाइपर्स की स्पेशल बंदूक के बारे में जानिए। इंडियन आर्मी के इस जाबाज के हाथों में TRG-42 स्नाइपर राइफल है। भारत ने 2019 में नई 6000 एडवांस स्नाइपर राइफल का सौदा किया। साको TRG-42 स्नाइपर राइफल 1.5 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। इसका वजन करीब 5 किलो तक होता है, लंबाई 1020 mm। अफगानिस्तान और इराक युद्ध में इस राइफल का खूब इस्तेमाल हुआ था। स्नाइपर स्पेशल ट्रेन सोल्जर होते हैं, जो लंबी दूरी की राइफल से दुश्मन पर निशाना लगाते हैं। स्नाइपर अपने आप को इस तरह से छिपाते हैं कि उनको ढूंढ पाना मुमकिन नहीं होता। किसी भी लड़ाई में इनका अहम रोल होता है। इंडियन आर्मी के स्नाइपर्स के अलावा ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स मौजूद है। SFF की ट्रेनिंग सबसे मुश्किल होती है और इनके हथियार सबसे घातक। FNSCAR असॉल्ट राइफल, SPD ड्रैगन राइफल, IWI गैलन स्नाइपर राइफल, UKVZ-59L लाइट मशीन गन और M4A1 कार्बाइन इनके पास होती है। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर, एडवांस ऑडियो कम्युनिकेशन सेट, थर्मल इमेजिंग कैमरा के साथ ऑपरेशन करते हैं। ये तो हो गई स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की बात। अब आपको बताते हैं इनके लिए LAC पर भारत की तैयारियां कैसी हैं। LAC में भारतीय टैंक की ये अलग अलग तस्वीरें हैं। गलवान घाटी में गरजते ये T-90 भीष्म टैंक है। पैंगोंग इलाके से खतरनाक रास्ते से गुजरता ये T-72 टैंक है। बर्फीली जगहों पर टैंक कैसे ऑपरेट करते हैं, ये उसकी छोटी सी तस्वीर भर है। LAC पर भारत ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर टैंक रेजिमेंट तैनात कर दिए।
चाइनीज सेना है।